झांसी गांव में किशन सिंह नाम का जमींदार अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे जतिन और तेजस थे। एक बार रिंकू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। उसे फिक्र होने लगती है कि उसके बिना उसके दोनों बेटों का क्या होगा। उसने जमींदार को अपने पास बुलाया और बोलने लगी, अगर मैं कल के दिन नहीं रही तो आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे? अरे अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी रिंकू जमींदार को बताती है, उधर सामने जो गौरैया का घोंसला है उस पर गौरैया के छोटे छोटे बच्चे थे। किसी कारणवश माँ गौरैया मर गई और पिता गौरैया ने अपने बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी शादी कर ली। जब पिता गौरैया दाना लेने बाहर गया था तो सौतेली माँ गौरैया ने दोनों बच्चों को मार दिया। कहीं मुझे कुछ हुआ तो आप दूसरी शादी मत करना, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद जमींदार की पत्नी रिंकू का स्वर्गवास हो जाता है और उसके कुछ समय बाद जमींदार बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन जमींदार काम से बाहर गया था। जतिन और तेजस आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी सौतेली माँ सिंपी को गेंद से लग जाती है तो सिंपी को बहुत गुस्सा आता है और वो बालों को बिखेर कर बैठ जाती है और घर का कोई भी काम नहीं करती। थोड़ी देर बाद जमींदार घर आता है तो वो सिंपी से पूछता है, अरे तुमने ये क्या हाल बनाया है? ना घर का चूल्हा जलाया है और ना ही कुछ काम किया है। हुआ क्या है आखिर? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जमींदार के बार बार पूछने के बाद सिंपी कहती है, अरे बता कर भी क्या होगा, जैसे मेरे बताते ही तुम कर दोगे। हाँ हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब बताओ। तुम्हारे बच्चों ने मुझे गेंद से मारा और मुझे बहुत परेशान किया। तुम इन्हें घर से निकाल दो, नहीं तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। बस कल का समय है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं परसों यहाँ से चली जाऊंगी पक्का। जमींदार के लड़के गांव में खेलने चले जाते हैं। देख लो, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही समय है। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो दोनों की नजर सामने दीवार पर पड़ती है। अरे भैया देखो, इस पर क्या लिखा है? ये तो हमारे लिए ही लिखा गया है। उसमें जमींदार ने लिखा होता है, अगर तुम अपनी सौतेली माँ के बेटे हो तो घर के अंदर आना, अगर मरी हुई माँ के बच्चे हो तो घर छोड़कर चले जाना। फिर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई बहुत दूर जंगल की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें बहुत रात हो जाती है। वो दोनों भाई पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठे रहते हैं। अरे तेजस, तुम्हें तो नींद आ रही है, तुम मेरे गोद में ही सो जाओ। नहीं भैया, तुम यहाँ पर कुछ पत्ते बिछा दो, मैं सो जाऊंगा। जतिन उसके लिए पत्ते लेकर आता है और बिछाकर अपने भाई को सुला देता है। उन दोनों को रात को भयानक जंगल में भूखे प्यासे सोए हुए ऊपर से भगवान शंकर और माता पार्वती देख रही थी। तभी माता पार्वती के मन में दया आ जाती है। हे प्रभु, देखिए, इस वीरान जंगल में 2 छोटे बालक भूखे प्यासे सोए हैं, आप जाकर इनकी मदद कर दीजिए। पार्वती, ये तो इनके भाग्य का खेल है। इतना बड़ा संसार है, मैं किस किस की मदद करूं? प्रभु, बस एक बार इन पर दया कर दे। अरे पार्वती, तुम हर बार ही ऐसा कहती रहती हो, पर मुझे इतना समय कहाँ है? भगवान शंकर की बात सुन माता पार्वती नाराज हो जाती है। पार्वती को नाराज देखकर भोलेनाथ जी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भोलेनाथ उनके लिए 2 फल प्रकट करते हैं, जिनमें एक फल पका हुआ और दूसरा फल कच्चा होता है। और शंकर जी बोलते हैं, इन फलों में से जो पका हुआ फल खाएगा वो पहलवान बनेगा और जो कच्चा फल खाएगा वो राजा बनेगा। उसके बाद भोलेनाथ जी दोनों फल को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। अरे ये किस चीज की आवाज है? जतिन देखता है कि वहाँ पर 2 फल है। दोनों फलों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये फल तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया।
पका हुआ फल अपने भाई के लिए रख देता है और कच्चा फल खुद खा लेता है। फल खाकर जतिन सो जाता है। कुछ समय बाद भूख से तेजस की नींद खुल जाती है। अरे ये फल यहाँ कैसे आया? लगता है भैया बहुत मेहनत करके ये फल लेकर आए हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। तेजस फल खाने लगता है। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो पूरा फल खा लेता है। अरे मैंने तो पूरा फल खा लिया है, मैंने तो अपने भाई के लिए भी नहीं बचाया। ठीक है, जहाँ से मेरा भाई फल लेकर आया था मैं भी उसके लिए वहीं से फल लेकर आता हूँ। और वो उस फल को लेने के लिए चला जाता है। जाते जाते वो बहुत दूर निकल जाता है। इधर जतिन अपने भाई को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। भाई, तुम मुझे छोड़कर इस भयानक जंगल में कहाँ चले गए हो? अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, यहाँ तो कोई भी फल का पेड़ नहीं है। मुझे बस वापस जाना चाहिए, मेरा बड़ा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तेजस अपने भाई के पास जाता है तो कुछ दूर चलने के बाद दो रास्ते आ जाते हैं। अरे मैं किस रास्ते से आ गया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ को जाऊं। फिर वो एक रास्ते पर चलने लगता है जिससे वो दूसरे नगर में पहुंच जाता है। जतिन भी बहुत देर तक अपने भाई का इंतजार करता रहता है। कहाँ गया मेरा छोटा भाई? मुझे छोड़कर कहीं मेरे भाई को कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया? भाई, तुम मुझे छोड़कर इस भयानक जंगल से कहाँ चले गए? वो बहुत रोने लगता है। अब दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जतिन अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो बहुत दूर एक नए नगर में पहुंच जाता है। वहां अपने भाई के बारे में पूछता है। अरे भाई, तुमने कहीं मेरे भाई को देखा है? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। इतने बड़े शहर में कौन किसे पहचानता है? लेकिन उसके भाई के बारे में कोई भी नहीं बताता कि हमने देखा है। सभी मना कर देते हैं। जतिन चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा उसे बकरी चुराते हुए देखती है। अम्मा अम्मा, तुमने यहाँ से कोई लड़का जाते हुए देखा जो मेरा भाई था? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। तुम कौन हो? अम्मा, मुझे आज रात रहने के लिए जगह चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। अम्मा, तुम ये क्या बोल रही हो? बेटा, ये गांव देख रहे हो? इस गांव में जाने कहां से आ गया। वो दानव सबको खाने लगा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। गांव वालों ने उस दानव के साथ समझौता किया है। रोज उसे गांव में से किसी न किसी को खाने के लिए उस जगह पर रख दिया जाएगा। बाकी गांव वालों को कुछ नहीं करेगा। फिर वो और आज मेरी बारी है उस दानव का निवाला बनने की। वो दानव तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो तुम्हें भी खा जाएगा। इसीलिए तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अम्मा, बस इतनी सी बात? आज देखो मैं क्या करता हूँ। जतिन बूढ़ी अम्मा के साथ बकरियों को हाँकता हुआ चल दिया। अम्मा, कहीं से बहुत सारी दही और लंबी सूखी घास का जुगाड़ हो सकता है क्या? अरे कहीं से क्यों, मेरे पास इतनी बकरियां है और दही भी बहुत सारा है और घर के पीछे ही घास का ढेर भी लगा हुआ है। अरे वाह अम्मा, अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। जतिन ने सूखी घास की एक लंबी सी चुटिया बनाई। जतिन ने बूढ़ी अम्मा को अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है। अब इंतजार करने लगे। अंधेरा होते ही शैतान की आवाज आने लगी। शैतान को देखकर जतिन सबसे पहले दही बाहर की तरफ फेंकता है और शैतान एकदम से डर जाता है। अरे ये क्या चीज है? इतना सारा थोक किसका है? जिसका थोक इतना सारा है वो कितना बड़ा होगा? इसके बाद जतिन घास से बनाई हुई चुटिया बाहर की तरफ फेंक देता है। अरे अरे, इतनी बड़ी चोटी किसकी है? जिसकी इतनी बड़ी चोटी है वो कितना बड़ा होगा? मैं क्या करता हूँ?
जतिन बूढ़ी अम्मा के साथ बकरियों को हाँकता हुआ चल दिया। अब दानव थोड़ा डर जाता है। उसके बाद जतिन बोलना शुरू करता है। अरे बुढ़िया, तुझे खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और खाना चाहिए। अरे मेरी सारी बकरियां खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम एक काम करो, अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा दानव आने वाला है मुझे खाने। तुम उसे मारकर खा लेना, शायद तुम्हारा पेट भर जाए। अच्छा, कहाँ है वो छोटा दानव? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम एक काम करो, जल्दी से आग जलाओ, मैं उस दानव को आग में भून कर खाऊंगा। ठीक है, मैं बाहर आग जला देती हूँ। इतना सुनकर दानव ना आव देखता है ना ताव और वहाँ से भाग जाता है। अरे बाप रे, जिंदा रहा तो जंगल से कुछ न कुछ खा लूंगा, मगर आज के बाद किसी गांव में नहीं जाऊंगा। और इस गांव में दानव का आतंक खत्म हो जाता है। इधर तेजस जाते जाते एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में राजा की मृत्यु हुई थी। अब समस्या ये थी कि राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए, पर गांव के लोग योग्य व्यक्ति को खोज रहे थे। चलते चलते तेजस भी उसी गांव में पहुंच जाता है। तेजस पहले से ही जमींदार का बेटा था और दिखने में अच्छा था, इसीलिए तेजस को राजा का पद मिल गया। उधर गांव में साहूकार के लड़के की शादी थी, मगर वो गंजा था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर लालची साहूकार अपने लड़के की शादी राजकुमारी से करवाना चाहता था। लड़के की सच्चाई का पता न चल जाए, इसीलिए वो किसी ऐसे लड़के को ढूंढ रहे थे जो देखने में अच्छा हो और शादी के समय वो उसे दिखा सके। अरे देखो, उस लड़के को वो ठीक रहेगा। हाँ, चलो इसे ले चलते हैं। लड़के चलो हमारे साथ। तुम हमारे साथ चलो, वही बताएंगे। वो जतिन को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बेचारे को, ये बेचारा तो किस्मत का मारा है। अरे छोड़ दो बेचारे को, तरस खाओ इस पर। उन्होंने किसी की एक ना सुनी और जतिन को अपने साथ पकड़कर ले गए। लड़के अपनी जान प्यारे है तो कुछ देर के लिए चुपचाप नाटक कर। जतिन को जबरदस्ती दूल्हा बनाकर शादी में ले गए। जतिन बहुत दुखी था, बेचारा मन ही मन रो रहा था। जतिन ने सारी बात राजकुमारी को बताई। बारात घर पहुंची। अरे ये क्या, ये तो परेशान लग रहे हैं, मुझे इनसे पूछना ही होगा। सुनिए, कहीं कोई अपनी शादी के दिन इस तरह परेशान होता है भला? क्या हुआ, कोई बात है तो आप मुझे बताइए, मुझ पर भरोसा रखिए। राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जतिन ने सारी बात राजकुमारी को बताई। बारात घर पहुंची। लड़के, अब से इस गांव में नजर मत आना। जतिन वहाँ से चला जाता है। अब रोहन साहूकार का लड़का था, वो राजकुमारी के पास गया। जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं तुम्हारा वर हूँ, आप पहले उस तरफ घूम जाइए, मुझे शर्म आ रही है। मैं देखो उस तरफ घूम जाती हूँ। जैसे ही रोहन दूसरी तरफ घूमा, राजकुमारी ने रोहन को धक्का दिया और रोहन सीढ़ियों से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अरे कोई पकड़ो इस औरत को, इसने मेरे बेटे को मार दिया। साहूकार के आदमियों ने राजकुमारी को पकड़कर महाराज के यहाँ इंसाफ मांगने गया। मुझे इंसाफ चाहिए, ये औरत ने मेरे लड़के को मार डाला। राजकुमारी ने बताना शुरू किया। महाराज, फलाने गांव में जमींदार के 2 लड़के थे। उन लड़कों की माँ का स्वर्गवास हो गया। जमींदार ने दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ ने दीवार पर लिखवा दिया कि मरी हुई माँ के बेटे होंगे तो घर मत आना, सौतेली माँ के होंगे तो ही घर आना। फिर वो घर छोड़कर चले गए। एक जंगल में उन्होंने रात बिताई, फिर वे अलग हो गए। उस लड़के पर लालची साहूकार की नजर पड़ी, जो अपना रोहन लड़के का विवाह एक राजकुमारी से करने की सोच रहा था। उस लालची साहूकार ने उस गरीब लड़के को डरा धमकाकर राजकुमारी यानी कि मुझसे विवाह करवा दिया और विवाह के बाद उस लड़के को भगा दिया। अब आप ही बताइए महाराज, मैं उस रोहन को अपना पति कैसे मानती? मेरा विवाह तो जमींदार के लड़के से हुआ है।
राजा ने ये बात सुनी और राजा चौंक गया, क्योंकि ये बात तो खुद उन दो भाइयों की थी। सुनो, तुमने उस लड़के को कहाँ भगाया है? क्या हूँ मैं लगा रखा है। क्या बोल रहे हो? जल्दी बताओ, कहाँ है वो लड़का? महाराज, हमें वो पास के गांव में मिला था, हो सकता है वो कहीं चला गया होगा। अब राजा सोचने लगा कि अपने भाई को कैसे ढूंढा जाए। राजा ने अपने आदमियों को सारी बात समझा दी। क्या 1000 सोने की मोहरे? अगर मुझे इतनी सोने की मोहरे मिल जाती तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाता। इस बुढ़ापे में मैं बची कुची जिंदगी आराम से तो जी लेती। अरे अम्मा, मुझे कहाँ पता होगा। इन राजाओं की पहेली का जवाब रहने दो अम्मा। अरे जाओ तो सही। बूढ़ी अम्मा के कहने पर जतिन ने उन्हें रोका। अरे भाई, क्या है तुम्हारी पहेली? ये क्या बकर बकर कर रहा है? चुपचाप अपना काम कर, जो महाराज ने बोला है। बूढ़ी अम्मा की बात सुन दोनों चुप हो गए। इतना बोलते ही जतिन के मुंह से निकल पड़ा। अरे बेवकूफो, वो ऐसा है, मरी माँ के बेटे हुए तो घर मत आना, सौतेली माँ के हुए तब घर आना। इतना सुन राजा के दोनों आदमी जतिन को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने देखा वो उसका भाई है। दोनों भाई मिलते हैं। लालची साहूकार को धोखेबाजी के लिए कारागार में डाल दिया गया। आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अब से जहाँ आप जाओगे मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। उसके बाद सब खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।